हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्ट क्लासेस। और जैसा कि हमारा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो चल रहे हैं, इनमें हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो है हमारा मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स का हमने स्टार्ट कर दिया था और मेटल्स में हम अब चलते हैं एमई, एफई और एमएन की तरफ। ठीक है, फेरस और मैग्नीज आयन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आयन्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं अपने और बात करते हैं कि इनका कोज ऑफ रिजेक्शन और इनके वजह से क्या क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एफई और एमएन जो है ना, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आपके रो वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है ना, दे रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बात समझ में आई? ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट करने के बाद में ये क्या करते हैं, ये कलर कोजिंग एजेंट है, मतलब कलर देंगे पानी को। बात समझ रहे हो? कुछ अलग तरीके का कलर देंगे। कैसा कलर देते हैं, देखते हैं। जो एफई है आपका, ये क्या करता है, जब ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो आपको कैसा कलर देगा, ये देगा आपको भैया रेडिश ब्राउन कलर। बात समझ में आ रही है? कैसा कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर। अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, एमएन अगर रो वाटर के अंदर है और ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट कर लिया तो ये कैसा कलर देगा आपको, येलो कलर देगा। ठीक है, ये हमारे लिए दिक्कत देते हैं। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो हमारे लिए क्या दिक्कत देते हैं, ये कलर कोजिंग एजेंट्स हैं। कलर दे देते हैं पानी को भैया, अलग अलग तरीके कलर दे देंगे। रेडिश ब्राउन कलर का हो गया पानी, येलो कलर का हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो इनके सोर्स क्या है। अगर आप जो वाटर लेके आए हो, वाटर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, वो कहां से लेके आए हो, ग्राउंड वाटर सोर्स है आपका। ग्राउंड वाटर सोर्स है ना, तो आपको एफई और एमएन ये प्रेजेंट मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? एफई और एमएन प्रेजेंट मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब इनकी और दिक्कत क्या है, कलर तो देते ही देते हैं, प्लस अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला, एफई और एमएन को अगर आप ऑक्सीडाइज कर लो, इनको ऑक्सीडेशन फॉर्म में ले आओ, ऑक्सीडेटेड फॉर्म में, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। अब तो रिमूव होने का तो प्रोसेस तो आपको पता ही है भैया, क्या बनता है, प्रिसिपिटेट बनते हैं। प्रिसिपिटेट की फॉर्म में इनको आप रिमूव कर सकते हो। अब ये दिक्कत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कलर कोजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? ग्राउंड वाटर सोर्स जो भी आप लेके आए हो, कहीं से भी ग्राउंड के अंदर से पानी निकाल के लेके आए हो, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, उनके अंदर, उन वाटर सोर्सेज के अंदर क्या होता है, आपको एफई और एमएन की प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? एफई तो आपको मालूम भी है, रस्टिंग का काम भी करता है ये तो, है ना। अब इनकी ना अपने क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, एफई और एमएन के अलग अलग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि दे रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोड्यूस कलर कोजिंग। ठीक है, कलर कोजिंग, कलर प्रोड्यूस कर देंगे, ये कलर कोजिंग एजेंट्स है, कलर प्रोड्यूस करेंगे। कैसा कैसा कलर देंगे भैया, एक देगा रेडिश ब्राउन कलर और दूसरा देगा आपका येलो कलर। पहले मैं आपको लिमिट बताने जा रहा हूं एफई की। ठीक है, एफई की आपकी जो क्या है, यहां पर लिमिट जो है, दो लिमिट्स है मेरे पास। ठीक है, पहली लिमिट जो है एफई की, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। थोड़ा कठिन है इसको याद रखना, लेकिन आप करना कोशिश। अगर मैं बात करूं एक्सेप्टेबल लिमिट की, देखो एक्सेप्टेबल लिमिट जो है ना एफई की, वो कितनी है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। अब कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। कोज ऑफ रिजेक्शन जो है आपका, वो कितना है, वो है 1 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट आगे आता है एमएन की वैल्यू। मैग्नीज की वैल्यू जो है ना आपकी, वो है एक्सेप्टेबल लिमिट जो है आपकी, वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। सेम उतनी ही है जितनी आपकी किसकी थी, कॉपर की थी। कॉपर की भी कितनी थी, एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू, कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू कितना है, कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू है आपका यहां पर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 4 लिमिट्स हो गई है एक साथ, याद तो रखनी पड़ेगी। और पूछा भी जाता है कई बार। देखो एफई की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू कितनी है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज कैसा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, येलो प्रोड्यूस कर रहा है, और इनको एरिएशन के द्वारा खत्म किया जा सकता है। एफई और एमएन को ऑक्सीडाइज करवा के एरिएशन प्रोसेस के अंदर हम खत्म कर सकते हैं। जो आपकी डिसॉल्व्ड गैसेस होती है और एफई एमएन होता है, इनको हम वाटर ट्रीटमेंट के अंदर एरिएशन प्रोसेस में हटा लेते हैं। एरिएशन के अंदर आपने प्रोसेस भी पढ़े होंगे, कैस्केड मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके अंदर स्टेपिंग मेथड भी होता है। वो सारे के सारे भी आने वाले हैं आगे। कल मेरे हिसाब से आपको एरिएशन भी मिल जाएगा, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, एरिएशन, यहां तक अपन पहुंच जाएंगे कल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मैग्नीज के अंदर आपको एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है भैया, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू कितना है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। भैया मेरे को भी याद नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। बात समझ में आई? कॉपर की एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट कितनी थी, कॉपर की थी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, और कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू कितनी थी, कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर।
ठीक है, यहाँ 0.05 मिलीग्राम पर लीटर और फिर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजोल्व्ड गैसेस की। ठीक है, ये भी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर ही आपको पढ़नी है, डिजोल्व्ड गैसेस। ठीक है, तो देखते हैं डिजोल्व्ड गैसेस में क्या क्या है सामान जो हमें दिक्कत दे रहा है, थोड़ा सा परेशान कर रहा है ज्यादा। एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है पीएच वाला, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं, पीएच भी पढ़ाऊंगा भैया। डिजोल्व्ड गैसेस के बाद आपको पीएच पढ़ाना है मुझे। देखो, डिजोल्व्ड गैसेस के अंदर ना 4 मेन गैसेस है जो हमें थोड़ी सी परेशानी दे रही है, डिजोल्व्ड गैसेस। अब आप ना यहां पर नोट करो, सबसे पहली गैस कौन सी है, H2S। सेकंड गैस जो परेशान करती है CO2, और थर्ड गैस जो आपको परेशान करती है CH4 मीथेन। बात समझ में आई क्या? 3 गैसेस मैंने आपको बता दी, टोटल 4 गैसेस है। ठीक है, H2S गैस जो है ना, ये आपकी कैसी स्मेल देती है, ये देती है रोटन एग लाइक स्मेल, बहुत गंदी स्मेल देती है। अच्छा जी, अब ये ऐसी स्मेल क्यों दे रही है? क्योंकि यहां पर किसकी प्रेजेंस है, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, इसलिए ऐसी गंदी स्मेल आ रही है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेगी ये भैया, एसिडिटी बढ़ा देगी ना, एसिडिक बनाएगी ना पानी को। समझ में आ रहा है? एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देती है पानी को, भैया कार्बोनिक एसिड बनने शुरू हो जाते हैं। CH4 अपने को पता है कि ये कैसी गैस है, ये एक्सप्लोसिव गैस है। ठीक है, फट जाती है, एक्सप्लोसिव गैस है। ठीक है, और ये कहां बनती है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके बाद में CH4 का, मीथेन का फॉर्मेशन होता है। CO2 एसिडिक नेचर की है। ठीक है, तीनों गैसेस आपको याद हुई। अब इनके अंदर कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है, गैसेस की कोई भी परमिसिबल लिमिट नहीं है कि आप कहो सर हमें परमिसिबल लिमिट लिखवा दो। ठीक है, इनकी कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है। और लास्ट आपकी जो फोर्थ गैस है वो है O2। O2 क्या भी है, ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है। लास्ट गैस जो है आपकी, ये क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा जी, इसे जानने से पहले देखो, CH4 एक्सप्लोसिव गैस है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो देखो, अगर आपका राइस का क्या है, कोई फील्ड है ना, अगर मैं बात करूं राइस का फील्ड, पैडी, ठीक है, मार्शी एरिया, ये सारे क्या है, सोर्स है जहां से CH4 निकलता है, अलग से भी निकलता है। अब CO2 गैस जो है ना, ये एसिडिटी कॉज करती है और क्या बनाती है, पानी के साथ कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है भैया, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। आई बात समझ में? अब आते हैं ऑक्सीजन पे। देखो ऑक्सीजन का क्या सीन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मैं क्या बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी जो ऑक्सीजन है, इसका जितना अमाउंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का जितना अमाउंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, सैचुरेशन ऑक्सीजन, क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड ऑक्सीजन या सैचुरेशन ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, अब आपने ना एक अमाउंट पढ़ा होगा 9.4 मिलीग्राम पर लीटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसा करके पढ़ा होगा। वो ना ज्यादातर सीवेज के अंदर काम आता है। ठीक है, यहां पर आपको H2S, CO2, CH4 और O2 याद रखना है कि ये आपके केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। ठीक है, CO2 के अंदर आपको पता ही है कि ये और क्या करता है, डिकम्पोजिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर CO2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा। CH4 भी सेम वही चीज। O2 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका मैक्सिमम सैचुरेटेड ऑक्सीजन का अमाउंट है, वो क्या है, सैचुरेशन ऑक्सीजन कहलाता है। बात समझ में आई क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो है पीएच। ठीक है जी, अब पीएच जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? पीएच पे कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है और पीएच के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा कठिन नहीं बनता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच क्या होता है? देखो आपने 10th में पढ़ा होगा कि पीएच जो होता है आपका एक स्केल है। पीएच एक स्केल है और ये स्केल क्या मेजर करता है, ये आपका एसिडिटी और बेसिडिटी मेजर करता है। बात समझ में आई क्या? एंड बेसिडिटी मेजर करता है। यही बात खत्म नहीं हो जाती, ये तो आप पहले पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा नया आगे पढ़ते हैं। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयंस। ये भी आप पढ़ चुके। और आप ये भी जानते हो कि पी ऑफ एच और प्लस पी ऑफ ओ एच अगर मैं लिख दूं तो इसका सम 14 के बराबर होता है। ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है क्या कि पी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस ऑफ लॉग, आप ये लिख सकते हो ओ एच नेगेटिव आयन, ये तीनों चीजें लिख सकते हो। अब यहां पर बात आती है यूनिट की, इनकी यूनिट क्या है। देखो यहां पर जो H प्लस साइंस आप लिख रहे हो ना, ये किसके अंदर है, मोल्स पर लीटर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई। P ऑफ H और P ऑफ OH इन दोनों का सम कितना होगा, 14। पूरा स्केल कहां तक जाता है, 0 से 14 तक। 0 से 7 तक आपकी कौन सी रेंज है, एसिड रेंज है। 7 to 14 आपकी रेंज कौन सी है, बेसिक रेंज है। ठीक है, ये तो थी बेसिक जानकारी। ये तीनों फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, ये तो भूलने ही नहीं है। ये आपको हमेशा याद रहता है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा और ये भी न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मेजरमेंट की।
देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं, पीएच का मेजरमेंट करने के लिए दो इंडिकेटर आप अभी तक यूज कर चुके हो। अब आप कहोगे सर कौन से इंडिकेटर, भैया एल्कलिनिटी मैंने इसीलिए इतनी डिटेल में पढ़ाई थी, ठीक है। यहां पर देखकर बंद करने वालों थोड़ा आगे बढ़ो, यहां मेजरमेंट भी है और यहां वही बात हो रही है। एल्कलिनिटी के अंदर आपने पढ़ा फिनोफ्थलीन, भैया फिनोफ्थलीन जो है ना पीएच मेजर करने के लिए ही काम में आता है। अब दूसरी बात, इंडिकेटर कौन सा है इसके लिए, दूसरा इंडिकेटर आप यूज कर चुके हो मिथाइल ऑरेंज, बात समझ में आई, मिथाइल ऑरेंज भी आप यूज कर चुके हो। इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी है जो पीएच मेजर करने के लिए काम में आता है और वो है ब्रोमोथिल, ब्रोमोथिल ये, ठीक है। एक और तीसरा एजेंट भी है, ये तीन काम आ रहे हैं पीएच मेजर करने के। जब आप ब्रोमोथाइल ये यूज कर रहे हो पीएच मेजर करने के लिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज लोगे, देखो भैया एक अपरेटस काम ले रहे हो आप पीएच मेजर करने के लिए, ठीक है। जिस पीएच मेजर करने के लिए आप अपरेटस काम ले रहे हो वो कब ले रहे हो, जब आप इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो, ब्रोमोथाइल यूज कर रहे हो। इस कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट आपका उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर, या मैं उसको क्या बोल सकता हूं, एक्वास्कोप, एक्वा स्कोप बोला जाता है। बात समझ में आ रही है, बस यही आपको याद रखना है। तीन इंडिकेटर हैं जो पीएच मेजर करने के काम में आए थे हमारे, एक फिनोफ्थलीन, मैथिल ऑरेंज और तीसरा कौन सा है, ब्रोमोथाइल। अब इनमें से अगर ब्रोमोथाइल आप एज पीएच मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपरेटस जो यूज लेना है उसका नाम क्या है, एक्वास्कोप, या उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियोमीटर बोला जाता है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है पीएच का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। पीएच के ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल गेट वगैरह के हैं जो आप अपने आप करें सोल्व। अगर हमें टाइम मिला, हमारा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी निपटता हुआ 15 तक, है ना, तो मैं आपको एक दो वीडियो जो है न्यूमेरिकल के अलग से भी बना के दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, फिर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पे भी न्यूमेरिकल बनता है, वहां वाले न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सेटलिंग चैम्बर के आपको न्यूमेरिकल कराऊं, सेडिमेंटेशन के भी कराऊं, सेटलिंग वेलोसिटी के भी, वो मेरे सब दिमाग में है, ठीक है। आप बस वीडियो देखते जाओ, अब आपके ऊपर है, वीडियो सारे अपलोड होंगे, फटाफट अपलोड होंगे, पर आप ना देखो, रिस्पॉन्स भी करो अच्छा, क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं, मैं पूरा बनाकर सिलेबस अपलोड कर रहा हूं तो मुझे तो कोई फायदा है नहीं। ऐसा तो है नहीं मुझे यूट्यूब आकर क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि भैया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मेरी पीठ थपथपा देगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा देखो, ठीक है। आप नोट्स पढ़ो, जहां दिक्कत आ रही है वहां पूछो, ठीक है। और इधर उधर की पंचायतियां मत लगाओ, है ना, इधर उधर की पंचायतियां मत लगाओ कि ये कैसा पढ़ा रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है, इसने क्या दिया, उसने क्या दिया। अरे भैया क्या फर्क पड़ जाएगा, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, मेरी तरफ से अब आप करो, क्योंकि अब ना वो टाइम नहीं रहा। अब क्या होगा, 21 तारीख को पेपर देके आपको ना 22 तारीख को फील होगा कि अरे यार इन सर के मैं पूरे की पूरे वीडियो देख लेता तो ज्यादा सही था ना, खुद नोट्स खोल खोल के बैठ रहा था, इन्होंने नोट्स को ही तो बताया। अरे मैं नोट्स ही तो बता रहा हूं, जिन कोचिंग्स के नोट्स आपको दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं, उन्हीं नोट्स को मैंने कंपाइल करके एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो जल्दी से जल्दी आपको डिलीवर किया जा सके वो मैं आपको दे रहा हूं वीडियो के अंदर। एल्कलिनिटी का पूरा वीडियो ना देखना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों, क्योंकि देखो फिनोफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज की पूरी रेंज मैंने वहां पे समझाई है, और यहां पर तीसरा निकल के आ गया ब्रोमोथाइल, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है पोटेंशियोमीटर है और एक्वास्कोप है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएच के अंदर हम इसकी परमिसिबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन की वैल्यू की, ठीक है। देखो पीएच की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है ना, वो कुछ और है, और कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है वो अलग है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पीएच की, किस रेंज तक पीएच जो है आपकी अलाउ है। देखिए पीएच जो है ना, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो है, एक्सेप्टेबल लिमिट अगर मैं बात करूं तो वो कहां तक अलाउ है भैया, 7.0 से लेकर 8.5 तक एक्सेप्टेबल लिमिट। बात समझ में आ रही है, पीएच का कोई आगे यूनिट नहीं लिखी जाती भैया, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है पीएच का कितना है, 7.0 से 8.5। अगर मैं बात करूं कोज फॉर रिजेक्शन की, कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू जो है आपका, ये ओ इधर भी ले लेना, इधर भी ले लेना, ठीक है। कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू थोड़ी सी जल्दी है मेरे को, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू जो है लेस देन, अगर आपका क्या है पीएच 6.5 तो कोज फॉर रिजेक्शन है, और अगर आपका वैल्यू जो है 7.5 सॉरी 6.5 से नीचे और 9 से ऊपर, 9 से ऊपर, ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या आपकी कोज फॉर रिजेक्शन वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, ठीक है। ये अपना लास्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर था पीएच। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम चल रहे हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये आ रही है क्या, समझ में आ रही है सर, ठीक है। देखो क्या होता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक सैंपल दिया, ठीक है, रो वाटर का मैंने आपको एक सैंपल दिया, और आपने बोला सर इस रो वाटर के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिक्स हैं, ठीक है जी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, आप बहुत सारे ऑर्गेनिक्स हैं।
तो आपने बोला सर इस ऑर्गेनिक्स के अंदर हमने ये पाया कि कुछ तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, कुछ तो बायोडिग्रेडेबल है जिनका डिकम्पोजिशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है जी, बात समझ में आई कि जिनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, और कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपने कहा ठीक है जी सर, ये भी बात सही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है कुछ। अच्छा जी, ये कौन से है जिनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है? बात समझ में आई क्या? जिनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक्स, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। पॉसिबल है क्या ऐसा? भैया ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने इसीलिए यहां पर लिखा है। बात समझ में आई क्या आपको? यही मैं चेक कर रहा था कि बहुत सारे लोग क्या होता है पढ़ लेते हैं। देखो मैंने यहां पर जब भी आपको ऑर्गेनिक की बात करी है ना, देखो कार्बन जो है ना, कार्बन हमेशा अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, अगर वाटर में भी प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल नेचर का होगा कार्बन को। क्योंकि बैक्टीरिया, मैंने आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, क्यों भूल जाते हो कि बैक्टीरिया आपका क्या करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। किसको बना रखा है उसने? किसको बना रखा है भैया? कार्बन को बना रखा है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ये जो ऑर्गेनिक्स है, क्या इनके अंदर कार्बन नहीं है क्या? बिल्कुल कार्बन है। तो क्या कार्बन जिनके अंदर है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्या? बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो उनका डिकम्पोजिशन है क्या है? पॉसिबल है। डिकम्पोजिशन का मतलब वो आगे गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, एंड प्रोडक्ट बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अब वाटर के अंदर क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? यही इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना, इनका डिकम्पोजिशन करती हैं। कौन करते हैं भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्या बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? बिल्कुल जी, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ये दो तरह से होता है। पहला तरीका तो होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ठीक है, एक तो तरीका हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और दूसरा तरीका होता है अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। दो तरीके हैं। अब आप कहोगे सर कि ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस में होता है और जब एब्सेंस में होता है तो फर्क क्या दोनों के अंदर? यही बात हम आगे करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन कर रहा है वो, बात समझ में आ रही है? डिकम्पोजिशन किया उसने, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से फर्क क्या पड़ता है? देखो, जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोजिशन करेगा, प्रेजेंस, ठीक है, अब कर कौन रहा है ये काम? मैंने ये बना दिया, एक सेल बना दिए, ये कुछ लिविंग सेल्स बना दिए, बैक्टीरिया वगैरह बना दिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एरोबिक बोला जाता है, ठीक है, एरोबिक बोला जाता है। और इस बैक्टीरिया को भी क्या बोला जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है ये। बात समझ में आ रही है? और एरोबिक रिएक्शंस है। अब कैसी रिएक्शंस हो रही है? एरोबिक रिएक्शंस हो रही है। तो अब आप कहोगे सर, तो इन एरोबिक रिएक्शंस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो किस तरीके के होंगे? देखो, एंड प्रोडक्ट जो होता है ना एरोबिक रिएक्शन का, बात समझ में आ रही है क्या? एरोबिक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है, हाईली स्टेबल है ये, ठीक है, हाईली स्टेबल होता है। अब यहां पर इसका एग्जांपल क्या? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, नाइट्रिफिकेशन, और ये आप पढ़ चुके हो इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर। मैंने आपको पूरा डेप्थ में ले जाके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पढ़ाया। मैंने आपको साइकिल बताया था कि नाइट्रोजन कहां से स्टार्ट हुई और लास्ट में वापस कैसे नाइट्रोजन बना, कहां से आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या कर रहा है? डिकम्पोजिशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? यहां पर रिएक्शंस कैसी हो रही है? एरोबिक रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। अब जो एरोबिक रिएक्शंस हो रही है वो कौन कर रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया कर रहा है। एंड प्रोडक्ट जो होंगे ऐसी रिएक्शंस के, एंड, मैंने यहां पे क्या लिख दिया? एंड एरोबिक, एंड प्रोडक्ट, यहां पे लिखना है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो होगा ना आपका एरोबिक रिएक्शंस का, वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दिया? नाइट्रिफिकेशन। बात समझ में आई? दूसरी तरफ जब ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जो है वो करेगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में। भैया ऑक्सीजन की अब्सेंस में करेगा तो क्या यहाँ पर एनाएरोबिक रिएक्शन होगी क्या? बिल्कुल जी, एनाएरोबिक रिएक्शन होगी। क्या एनाएरोबिक रिएक्शन के अंदर काम करने वाले बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया बोला जाएगा क्या? एनारोबिक बोल दो आप, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या यहां से जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे क्या वो स्टेबल होंगे? नहीं जी, ये अनस्टेबल होते हैं। एनाएरोबिक रिएक्शंस के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल क्या है आपका? एंड प्रोडक्ट। मैं यहां लिख दे रहा हूं,
बात समझ में आ रही है क्या? कुछ भी कठिन नहीं है, मैंने सिंपल सी चीजें बोली हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होती है? एनाएरोबिक रिएक्शन होती है। एरोबिक रिएक्शंस के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल दिया मैंने आपको नाइट्रिफिकेशन। एनाएरोबिक रिएक्शंस जो होती हैं इनके एंड प्रोडक्ट कैसे होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। देखो यहां पर बनता क्या है, यहां पर गैसेस बनेगी, यहां पर अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। हायर मोलिकुलर वेट के अल्कोहल बनेंगे और गैसेस बनेंगी। और ये क्या है? ये भैया अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अब आपने कहा सर एक तो प्रेजेंस और एक हो गई अब्सेंस। ऑक्सीजन की यहां मैं लिख देता हूं अब्सेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या इन दोनों के अलावा तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल है क्या? हाँ जी, तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल है। उसने कहा मैं तो इधर भी काम करूंगा और इधर भी काम करूंगा। ऐसा बैक्टीरिया भी होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करता है। उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं भैया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करता है। बात समझ रहे हो क्या? अब वो टॉपिक आए हैं जिनकी वजह से मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू की है, ठीक है। अब आ रही है बातें पूरी की पूरी बैक्टीरिया की, और जैसे हम सीवेज में घुसेंगे ना फिर देखना आप मेरा फ्लो कैसा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? इधर का बैक्टीरिया और इधर का बैक्टीरिया तो है अलग अलग प्रॉपर्टीज में, लेकिन ये इन दोनों का पापा, ठीक है। ये बोलो ये चीता है, ये क्या? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में दोनों में काम करेगा। अब थोड़ा सा ना और डेप्थ में चलते हैं ताकि आपको पता चले बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है क्या, हम यहाँ करने के वाले हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ना, जितनी भी हम यहाँ पर बातें डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी सीवेज के अंदर आपको बहुत काम में आने वाली है। जब आप सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना तब यही नाम बार बार आएंगे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक, सब यही काम चलेगा। देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं। मैंने आपको ना पोल्यूशन के वीडियो के अंदर बताया कि दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। एक तो होते हैं एरोमेटिक, ठीक है, ये वाले बेंजीन रिंग वाले जो आपने कल भी पढ़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिनोल बन गया अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूंगा तो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग को एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स, और मैं यहां पर ले रहा हूं एलिफेटिक कंपाउंड्स भैया। अब देखो दोनों तरफ, यहां पर है एलिफेटिक कंपाउंड और उधर है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? ये लो जी, ये कार्बन जोड़ दिया मैंने 2 बॉन्ड से, ये मैंने कार्बन जोड़ दिया 3 बॉन्ड से, ठीक है, ये मैंने कार्बन जोड़ दिया 1 बॉन्ड से। ये वाले जो है ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये ग्रुप क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। और ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग वाले। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस समझो। बैक्टीरिया ना आपका सीधा साधा इंसान है, ये क्या कहता है? मेरे को ऐसी चीज दे दो जो इजीली क्यों बायोडिग्रेडेबल हो। इजीली कौन से बायोडिग्रेडेबल होंगे? देखो अगर इस रिंग को तोड़ना है, ये जो रिंग है ना बेंजीन रिंग, आपकी बेंजीन रिंग जो है, इसको अगर तोड़ना है ना तो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा क्या चाहिए? मोलिकुलर बाउंड एनर्जी, ये लगानी पड़ेगी उसे अपनी। मोलिकुलर बाउंड एनर्जी जो है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मोलिकुलर बाउंड एनर्जी की जरूरत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनका डिकम्पोजिशन बहुत ही मुश्किल होता है। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा यही करेंगे क्या? एरोमेटिक कंपाउंड ही करेंगे? बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड ही हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर क्या है? कार्बन आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो बैक्टीरिया है आपका क्या करेगा? कार्बन को यूज कर लेगा, ठीक है, और यूज कर क्या कर देगा? यहां पर इसका डिकम्पोजिशन कर देगा। बात समझ में आई क्या? आई जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे और ले चलते हैं। देखो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से मतलब क्या है? जब आप इतना सारी बातें कर रहे हो, आपने कहा सर आपने हमें खूब लंबी चौड़ी कहानी समझाई, डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एरोबिक, नॉन एरोबिक, एनारोबिक समझा दिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी समझा दिया, है ना, ये भी बता दिया, एरोमेटिक और एलिफेटिक भी बता दिया। फिर इनका काम क्या है? देखो काम क्या है, अब आएगा इनका काम। जहां पर आपको लगेगा कि हाँ इनकी जरूरत थी, वास्तव में जरूरत थी। देखो कभी भी हम रो वाटर सैंपल की जब टेस्टिंग करते हैं ना, रो वाटर सैंपल की टेस्टिंग करने में मैंने आपको ये एक सैंपल दे दिया, मैंने कहा इसके अंदर पानी है भैया, टेस्ट करके बताओ इसके अंदर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या है, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी मैं मेजर करता हूं, और आपने कहा सर इसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी इतनी है, या आपने ये बोला कि यहां पर पैथोजेंस की क्वांटिटी इतनी है, तो भैया मैं क्या करूंगा? आपका ये गिलास फेंक के मारूंगा दीवार पे। पूछो क्यों? क्यों? मैं इसलिए मारूंगा क्योंकि बैक्टीरिया और पैथोजेंस का डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो इसको समझो, क्योंकि इसके लिए जो टेक्निक्स चाहिए इनको मेजर करने के लिए वो बहुत ही वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा महंगी है, और अपने देश के अंदर कहीं पर भी अभी तक बैक्टीरिया को मेजर नहीं किया जा रहा इतनी आसानी से। रो वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डायरेक्ट मेजर नहीं किया जाता। अब इनके इंडिकेटर की फॉर्म के अंदर हम एक चीज को मेजर करते हैं, और भैया उसको बोलते हैं कोलीफॉर्म। क्या बोलते हैं? कोलीफॉर्म,
कोलीफॉर्म को मेजर किया जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि कोलीफॉर्म जो है ना, इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस ये बता देगी कि पानी के अंदर पैथोजन है या नहीं है। भैया पैथोजन मैं किसको बोल रहा हूं? पैथोजन मैं उस बैक्टीरिया या उस सेल को बोल रहा हूं जो आपको बीमारी फैलाता है, बीमारी फैलाता है। अगर आपने रो वाटर सैंपल पिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या पैथोजन थे। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग सेल्स। बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनको क्या बोल रहा हूं? पैथोजन बोल रहा हूं। अब ये पैथोजन जो है ना, इनकी डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं की जाती क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और हमारे देश में नहीं करते। हमारे देश में क्या करते हैं? पैथोजेंस के इंडिकेटर की फॉर्म में कोलीफॉर्म को मेजर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, क्या कहानी चल रही है भैया? कोलीफॉर्म को मेजर किया जाता है। अगर कोलीफॉर्म की प्रेजेंस है तो आपको पता पड़ जाएगा कि अगर कोलीफॉर्म प्रेजेंट है, इट मीन दैट कि यहां पर पैथोजेंस है। बात समझ में आ रही है? संभावना है, अगर कोलीफॉर्म है प्रेजेंट, इट मीन दैट कि यहां पर पैथोजन हो सकते हैं। और अगर कोलीफॉर्म नहीं है तो ये भी हो सकता है कि यहां पर पैथोजेंस जो है वो ना हो। मतलब इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो ये बताती है कि यहां पर पैथोजेंस पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। इसी टेक्निक को हमें बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मेजर करना है। इसलिए मैंने आपको सारी की सारी कहानी सुनाई, क्योंकि जो आगे टेस्ट आने वाले हैं ना, एमपीएन टेस्ट है, स्टरलाइन मेम्ब्रेन टेक्निक है, वहां पे हम यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वहां पे हम मेजरमेंट करेंगे कोलीफॉर्म्स का। ठीक है, कोलीफॉर्म्स का होना ना होना ही इंगित करता है इस बात की तरफ कि पैथोजन वहां पर है या नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म रिप्रेजेंट द क्या भैया? प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। अगर ये है, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस क्या दिखाएगी कि पैथोजन वहां पे है या नहीं है। एक और बात बताऊंगा आपको, जितने भी ना वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब जैसे तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, मैं आपको चीता चीता बोल रहा हूँ ना बार बार, चीता हो गया, लॉयन हो गया, ये सारे क्या वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, जिनके मुंह पे बाल होते हैं ना, मुंह पे मूछें होती है थोड़ी सी, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो। उनके अंदर क्या होता है? उनकी इंटेस्टाइन जो होती है ना, उनकी इंटेस्टाइन जो होती है, उसके अंदर भैया क्या होता है? कोलीफॉर्म्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको और डिटेल के अंदर बताऊंगा और शानदार तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप आज वाली सारी की सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा हमारा बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर और आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर चलेगा ट्रीटमेंट रो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर। ये आपका लास्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जिन्हें पे आपको एक वीडियो मिलेगा, फिर हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।